नमस्कार। हमारी अर्थव्यवस्था के ठीक नीचे सोचिए एक और दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो पर्दे के पीछे से चलती है, जहां लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और जहां खरबों रुपए बस गायब हो जाते हैं। इसे कहते हैं शैडो इकोनॉमी या समानांतर अर्थव्यवस्था। आज हम इसी छिपी हुई दुनिया के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसी इकोनॉमी जो आधिकारिक आंकड़ों में कहीं नहीं दिखती, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता, लेकिन जिसका असर हम सब पर पड़ता है। नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ही चल रही है। और इस समानांतर अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ईंधन है काला धन। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, है ना? पर इसका असल मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि काला धन सिर्फ गैर कानूनी कामों से कमाया गया पैसा नहीं होता। सरकारी व्हाइट पेपर के हिसाब से ये कोई भी ऐसी संपत्ति या पैसा है जिसे अधिकारियों से छिपाया गया हो। मतलब ये वो इनकम हो सकती है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया, या वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा आता कहां से है? काला धन पैदा कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें इसके दो मेन सोर्स देखने होंगे। अब देखिए, काला धन दो तरीकों से बनता है। एक तरफ तो है वो पैसा जो सीधे सीधे अपराध, भ्रष्टाचार या तस्करी जैसे गैर कानूनी कामों से आता है। लेकिन दूसरी तरफ, और शायद ये बात ज्यादा चौंकाने वाली है, कि ये पैसा कानूनी कामों से भी आ सकता है, जैसे कोई बिजनेस चलाना। बस उस इनकम को टैक्स अधिकारियों से छुपा लिया जाता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बिल्डर को एक फ्लैट के लिए कुछ पेमेंट कैश में मिलती है, जिसका वो कोई हिसाब नहीं रखता। फिर वो उसी कैश से सीमेंट खरीदता है और सीमेंट बेचने वाला भी उस इनकम को नहीं दिखाता। बस वो काला पैसा अब इकोनॉमी में घूमने लगता है और सफेद और काले धन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। लेकिन ये हमेशा कैश लेन देन जितना सीधा भी नहीं होता। कई बार काला धन बनाने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके अपनाए जाते हैं। जैसा कि सरकार की रिपोर्ट में भी कहा गया है, इसमें अकाउंट्स में हेरफेर करना, खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और एक तरह का जटिल वित्तीय जाल बनाना शामिल है। और ये फ्लोचार्ट दिखाता है कि ये खेल कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर इस पर एक नज़र डालें तो बाई और आउट ऑफ बुक्स ट्रांजैक्शंस का जिक्र है, यानी वो लेन देन जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और दाई और मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं कि कैसे काले धन को सिस्टम में ही छिपाया जाता है। ये वाकई एक बहुत ही जटिल जाल है। अच्छा, एक बार जब काला धन बन जाता है तो अगला कदम होता है उसे छिपाना और एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ताकि कोई उसे पकड़ न सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। सीधे शब्दों में कहें तो ये गंदे पैसे को साफ करने का प्रोसेस है। इसका एक ही मकसद होता है, पैसे के गैर कानूनी सोर्स को ऐसे छिपाना कि वो बिल्कुल लेजिटिमेट बिजनेस से आया हुआ लगे। आमतौर पर इसे 3 स्टेज में बांटा जा सकता है। पहला है प्लेसमेंट, जहां गैर कानूनी कैश को किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा किया जाता है। फिर आता है लेयरिंग, जहां पैसे को बहुत सारे लेन देन और अकाउंट्स के जरिए घुमाया जाता है ताकि उसका असली सोर्स पता करना नामुमकिन सा हो जाए। और आखिर में है इंटीग्रेशन, जहां वो साफ किया हुआ पैसा वापस इकोनॉमी में आ जाता है, अक्सर वैध संपत्ति खरीदने के लिए। लेकिन पैसे को घुमाने का एक और तरीका है जो बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह बाहर है। इसे हवाला कहते हैं, जिसका अरबी में मतलब होता है भरोसा। ये एक बहुत पुराना और अनौपचारिक सिस्टम है जो पूरी तरह से दलालों के नेटवर्क पर चलता है। देखिए, ये ऐसे काम करता है। एक शहर में एक हवाला दलाल को कैश और एक पासवर्ड दिया जाता है। वो दूसरे शहर में अपने पार्टनर को फोन करके डिटेल्स बताता है। फिर जिसे पैसे मिलने हैं वो दूसरे दलाल के पास जाता है, वही पासवर्ड बताता है और कैश ले लेता है। कोई पैसा असल में बॉर्डर पार नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं बनता, सब कुछ सिर्फ भरोसे पर चलता है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस छिपी हुई अर्थव्यवस्था का हम सब पर क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। सबसे पहले तो सरकार को रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब टैक्स नहीं चुकाया जाता तो पब्लिक सर्विसेज के लिए पैसा कम हो जाता है। दूसरा, इससे महंगाई बढ़ती है, खासकर रियल एस्टेट और लग्जरी सामानों की, जिससे वो आम लोगों की पहुंच से और दूर हो जाते हैं। और आखिर में ये पैसे को कुछ ही हाथों में जमा करके समाज में असमानता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक विकासशील देश हर साल 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू खो देते हैं।
ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इस खोए हुए पैसे का सीधा मतलब है कम सड़कें, कम अस्पताल और कम स्कूल। ये सीधे तौर पर देश के विकास और हर नागरिक की जिंदगी पर असर डालता है। तो बात यह है कि काले धन की कीमत हम सब मिलकर चुकाते हैं। तो इस बड़ी चुनौती को देखते हुए सरकारें इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही हैं? ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, देश के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक 5 आयामी रणनीति अपनाई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शामिल होना, मजबूत कानून बनाना, खास इंस्टीट्यूशंस बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और अधिकारियों को ट्रेन करना शामिल है। ये एक पूरी तरह से सोचा समझा अप्रोच है। इस रणनीति के केंद्र में हैं कुछ बहुत ही मजबूत कानून। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को निशाना बनाता है। ब्लैक मनी एक्ट विदेशों में छिपाई गई संपत्ति पर फोकस करता है। और डीटीएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते दूसरे देशों के साथ जानकारी शेयर करना मुमकिन बनाते हैं, जिससे कहीं भी छुपना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की दुनिया में सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या AEOI। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां देश एक दूसरे के साथ लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट की जानकारी ऑटोमैटिकली शेयर करते हैं। सच कहूं तो ये बैंकिंग सीक्रेसी के दौर को खत्म कर रहा है और टैक्स चोरों के लिए छिपने की सारी जगहें बंद कर रहा है। तो काले धन के खिलाफ एक ग्लोबल लड़ाई चल रही है, लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया और डिजिटल होती जा रही है और पैसा एक क्लिक पर सरहदों के पार जा सकता है, इस लड़ाई को भी बदलना होगा। टेक्नोलॉजी नए मौके तो पैदा करती है, लेकिन अपराधियों के लिए नए रास्ते भी खोलती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस लगातार बदलती दुनिया में इस शैडो इकोनॉमी से लड़ने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए?